हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपने पिछले सेशन में एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर्स मॉडल तक कर लिया था। उसके सारे फॉर्मूलेज हम लोगों ने कर लिए थे। आज मैं आप लोगों को स्पेक्ट्रा के बारे में बताने जा रहा हूं और उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो स्पेक्ट्रा के बारे में समझिए। स्पेक्ट्रा का एग्जैक्ट मीनिंग होता है अपीयरेंस। यहां हम जिसकी बात कर रहे हैं वो लाइट के स्पेक्ट्रा की बात। तो भाई, जब कभी भी प्रिज्म से पास कराएंगे तो जो लाइट की बीम है वो कई सारे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगी। इसी को स्पेक्ट्रा कहा। तो ये कितने तरीके का होता है इसको जरा ध्यान से समझें एक एक करके। नंबर पहला पहला है कंटिन्यूस। हिंदी में कहते हैं सतत स्पेक्ट्रा। देखिए, मान लीजिए एक श्वेत प्रकाश का पुंज है। श्वेत प्रकाश का कोई पुंज है और इससे निकलने वाली लाइट को बढ़िया बनाइएगा। ये श्वेत प्रकाश का पुंज, इससे निकलने वाली लाइट को हम प्रिज्म से पास कर, ठीक है बेटा। तो जब हम प्रिज्म से पास कराएंगे तो ये लाइट हमने देखा है कि ये 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। वी आई बी जी वाई ओ आर। विब्ग्योर मैं यहां लिख देता हूं बेटा। वी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो लैम्डा डिक्रीज होता चला जाएगा और न्यू इंक्रीज होता चला जाएगा। मगर रेड का लैम्डा सबसे ज्यादा होता है और वॉयलेट का सबसे। ये विजिबल रेंज कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? विजिबल रेंज। दृश्य प्रकाश क्षेत्र। दृश्य प्रकाश क्षेत्र तकरीबन 3800 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन तक का रेंज होता है बेटा। 3800 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन तक का रेंज दृश्य प्रकाश क्षेत्र का 7 भागों में बट गई। लेकिन वॉयलेट जैसे ही खत्म होता है वैसे ही इंडिगो शुरू होता है। इंडिगो खत्म होते ही ब्लू शुरू होता है। मतलब सारे कलर एक दूसरे में मर्ज है। मैं कह सकता हूं ऑल आर मर्ज्ड इनटू ईच अदर। मतलब यहां रंगों के मध्य कोई विखंडन या सेपरेशन नहीं उपस्थित हो।
अतः इस प्रकार का स्पेक्ट्रम सतत स्पेक्ट्रा कहलाता। कहलाता। तो श्वेत प्रकाश का जो स्पेक्ट्रा है वो एक सतत स्पेक्ट्रा। चलिए आगे बात करते हैं। नंबर दूसरी बात जो हम कर रहे हैं वो बेटा लाइन स्पेक्ट्रा। सेकंड है हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा। पॉइंट नंबर 2, लाइन स्पेक्ट्रा, हिंदी में कहते हैं रेखीय स्पेक्ट्रा। क्या होता है रेखीय स्पेक्ट्रा? मान लीजिए किसी भी पदार्थ को किसी तरीके से हीट किया जा रहा है। मैं मानता हूं ये एक बुनसन बर्नर है, ठीक है, ये हमारा एक बुनसन बर्नर, ठीक है। बुनसन बर्नर, और इस बुनसन बर्नर की जो लाइट है, ज्वाला है, इस पर मैं NaCl को जला रहा हूं, हीट कर। स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद ये जो NaCl है ये एक विशेष प्रकार की लाइट को निकालेगा। इससे उत्सर्जित जो लाइट होगी उस लाइट को हम प्रिज्म से पास कर। अब चूंकि सोडियम पीले रंग के लिए पीले रंग की लाइट को उत्सर्जित करता है, तो ये लाइट प्रिज्म से पास होकर दो भागों में परिवर्तित होगी, एक λ1 और एक λ2। दोनों ही पीले रंग के ही होंगे, लेकिन इनके बीच में एक काली रेखा आ जाएगी। इनके बीच में, इस λ1 और λ2 के बीच में बेटे एक काली रेखा, ध्यान देना पट्टी नहीं है, ये काली रेखा है। इन दोनों को सेपरेट करिए, और दोनों किस रेंज में होंगे? येलो लाइट। तो जैसे सोडियम येलो लाइट के लिए, वैसे ही पोटेशियम जो है पिंक या मैरून कलर की लाइट के लिए, लिथियम थोड़ा और लाइट है, क्रोमियम क्रिम्सन रेड कलर की लाइट के लिए है। कहने का मतलब हर एक तत्व के लिए अलग अलग लाइन स्पेक्ट्रा प्राप्त। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि लाइन स्पेक्ट्रा को देखकर तत्व की जानकारी की जा सकती। लाइन स्पेक्ट्रा को इसीलिए हम लोग फिंगरप्रिंट ऑफ एटम कहते हैं। एलिमेंट, किसी भी एटम या किसी भी एलिमेंट का फिंगरप्रिंट है। जो सोडियम का लाइन स्पेक्ट्रा होगा वो पोटेशियम से बिल्कुल भिन्न, पोटेशियम का लिथियम से भिन्न होगा, लिथियम का कैल्शियम से भिन्न होगा, सबका अलग होगा। तो सभी तत्वों के लिए अलग अलग लाइन स्पेक्ट्रा प्राप्त है। इसीलिए तो नीचे से लिखेंगे इस बात को, ध्यान रहे, ध्यान रहे, सभी तत्वों के लिए परमाणुओं के लिए भिन्न भिन्न रेखीय स्पेक्ट्रा प्राप्त होती, प्राप्त होते हैं। अतः
रेखीय स्पेक्ट्रा को फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट कहा जाता, क्योंकि रेखीय स्पेक्ट्रा देख के हम उस तत्व की जानकारी कर सकते हैं वह तत्व कौन सा है। और जो तीसरे तरीके का स्पेक्ट्रा हमको प्राप्त होता है उस स्पेक्ट्रा का नाम है बैंड स्पेक्ट्रा। थर्ड, बैंड। बैंड मतलब एक पट्टी, हिंदी में भी बैंड स्पेक्ट्रा ही कहते। मान लीजिए कोई श्वेत प्रकाश है, सात प्रकार के रंग इसमें उपस्थित हैं। अगर इसको मैं सोडियम क्लोराइड के विलयन में से गुजर, ये NaCl का सॉल्यूशन, हम पहले जान चुके हैं कि सोडियम सेंसिटिव है येलो लाइट की। तो अगर सोडियम क्लोराइड के विलयन में से इसको मैं गुजारूं यहां इस श्वेत प्रकाश, और निकलने के बाद जो बची हुई लाइट है उस लाइट को मैं प्रिज्म में से पास कराऊं, तो यहां मेरे पास सात प्रकार के रंग मिलेंगे, VIBG और OR। ये जो मिलेंगे यहां हमारे पास ये सात प्रकार के रंग मिलेंगे। लेकिन यहां पर येलो जो रंग होगा, जो येलो होगा, क्योंकि NaCl येलो लाइट के लिए सेंसिटिव है, उसकी जगह येलो की जगह एक हमको ब्लैक स्ट्रिप प्राप्त हो। तो बैंड, इसी ब्लैक स्ट्रिप को हम बैंड कहते हैं, बैंड एट येलो रेंज, जो ये प्रदर्शित करेगा कि NaCl से पास कराई तो श्वेत प्रकाश का जो येलो वाला पार्ट था वो उसने अवशोषित कर। तो ये तीन प्रकार के मैंने स्पेक्ट्रा आपको बताए, एक स्पेक्ट्रा सतत, एक स्पेक्ट्रा लाइन और एक स्पेक्ट्रा बैंड। चलिए आगे बात करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा एक प्रकार का लाइन स्पेक्ट्रा। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं बेटे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। ये कैसा है? यह एक रेखीय स्पेक्ट्रा। और अगर लाइन स्पेक्ट्रा है तो विभिन्न रेखाएं आपको प्राप्त होंगी। वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन को, एक गैस को एक ग्लास ट्यूब में डाल के इलेक्ट्रिक स्पार्क जब उसमें कराया तो वहां से प्राप्त होने वाली रेखाओं का समूह ही हमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है। तो वहां से प्राप्त होने वाली जो भी रेखाएं थी वो किस रूप में प्राप्त हुई, कैसे हुई, उसके बारे में थोड़ा सा एक जानकारी करेंगे। और उसके लिए मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं ये नीचे एक नाभिक है और नाभिक के भाई पहला ये N1, ये लाइन ग्राउंड स्टेट N1 को रिप्रेजेंट, यहाँ बीच में कोई नाभिक, समझ में आता है कि यहाँ मैं कह देता हूँ नाभिक। मैं जानता हूँ ये पूरा गोल होना चाहिए लेकिन थोड़ा सा मुझे लंबा चाहिए तो मैंने सीधा बना दिया, ठीक है ना। नाभिक के चारों तरफ ये लाइन है, ये N बराबर 1। फिर ये दूसरा कोश जिसके लिए N बराबर 2।
फिर बेटा ये तीसरा कोश, और जिसके लिए n बराबर 3। फिर बेटा ये चौथा कोश, और इसके लिए n बराबर 4। फिर बेटा ये पांचवा, n बराबर 5। अब ये थोड़ा और छोटा कर लो, n बराबर 6। ऊपर जाते जाते धीमे धीमे एनर्जी गैप कम होता चला जाएगा, n बराबर 6, और ये n बराबर 7। बोर मॉडल पढ़ाते वक्त मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा एनर्जी गैप 1 और 2 में, फिर 2 और 3 में, फिर 3 से 4 में और छोटा, 4 से 5 में और छोटा, 5 से 6 में और छोटा, 6 से 7 में और छोटा। थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा, ऊपर जाते जाते आपका एनर्जी गैप कम होता चला जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है तो मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है वो वापस भी है। तो मान लीजिए पहला केस कि इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी पहुंच के डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट या n बराबर 1 पर वापस आ, तो कहीं से भी डायरेक्ट वापस आ रहा है n बराबर 1। जितने भी आपने बनाए सबसे एक एक लाइन आपको प्राप्त हो जाए। तो ये वाली जो लाइन आपको प्राप्त हो रही है जिसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 पर वापस आ रहा है, ये वाली सीरीज कही जाएगी लाइमन सीरीज। ठीक है, दूसरी थोड़ा पेन चेंज कर करके बनाता हूं, आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि डायरेक्ट n बराबर 1 पे नहीं, n बराबर 2 पर आ रहा है, फिर 2 से 1 पर आता रहेगा। n बराबर 2 पर अगर आए तो किसी ऊर्जा क्षेत्र में एक्साइट होके वो फिर n बराबर 2 पर आए। ऐसे ही तो आएगा। ये जो सीरीज आपको प्राप्त हुई ये सीरीज कहलाएगी बामर सीरीज। बामर सीरीज। अगला इसी तरीके से n बराबर 3, इसी तरीके से n बराबर 4 या n बराबर 5। आगे बढ़िए, n बराबर 3 पर आ रहे हैं सारे के साथ, वापसी डायरेक्ट n बराबर 3 पर हो रही है, कहीं से भी हो रही है। तो 3 से ऊपर वाला जो होगा वही n बराबर 3 पर उतरे। इसको कहते हैं पाश्चियन पाश्चियन सीरीज। और n बराबर 4 पर आ रहा है, तो ये स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होगी। ब्रैकेट ब्रैकेट सीरीज n बराबर 5 पर आ रहा है, तो फुंड पी साइलेंट है, फुंड सीरीज। और एक और नई खोजी गई है वो भी आप लिख लीजिए कि यदि n बराबर 6 पर आए डायरेक्ट तो ये हमफ्री सीरीज। बेटा लाइमन सीरीज यूवी रेंज में प्राप्त होती है हमको, अल्ट्रावायलेट रेंज में। बामर सीरीज विजिबल रेंज में प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, बामर सीरीज की पहली 4 लाइनें ही विजिबल रेंज में प्राप्त होती है, ये बात ध्यान देने योग्य है। बामर सीरीज नोट की प्रथम 4 स्पेक्ट्रल लाइन विजिबल रेंज में
उपस्थित हैं। अच्छा, बाद बाकी IR रेंज, इंफ्रारेड रेंज, कुछ नियर IR में और कुछ फार IR में हम लोगों को प्राप्त हुई। वैज्ञानिकों ने इसको समझाने के लिए, इसके लिए लैम्डा निकालने के लिए एक कैलकुलेशन दी, एनर्जी चेंज की, डेल्टा ई की, और वहां से उन्होंने न्यू बार कैलकुलेट किया और उन्होंने एक फार्मूला दिया, याद कर लीजिए कि न्यू बार बराबर 1 बाई लैम्डा बराबर R जेड स्क्वायर, जेड एटॉमिक नंबर है, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2। ये बेटा फॉर्मूला रख, ये काम आएगा। बहुत आसान सा फार्मूला है। N1 N2 का मान दिया जाएगा, लैम्डा का मान निकाल लो। R बराबर रिडबर्ग वैज्ञानिक का नाम है रिडबर्ग कांस्टेंट, और उसने ये एनर्जी चेंज का फॉर्मूला है, डेल्टा ई से निकाला गया है, और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स। बेटे थोड़ा सा आसान करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, इसको 109,700 कर लेते हैं सेंटीमीटर इनवर्स, जिससे आसानी से कैलकुलेशन हो जाती है। बहुत ज्यादा 22 के आसपास का अंतर पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा अंतर नहीं, समझ में आता है। 109,700। एक चीज और, तो R का मान मैंने आपको बताया कि रिडबर्ग कांस्टेंट R का मान आप मान के चलेंगे 109,700 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास मान के चलेंगे, और 1 बाई R को आप मान लेंगे 912 एंगस्ट्रॉम। अगर ये दो चीजें आप ध्यान रखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन चुटकियों में हो गई। अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे मैं लाइमन सीरीज की बात करूं, एक आध दो बात कर लेता हूं लाइमन सीरीज। तो देखो, अगर मैं फर्स्ट लाइन की बात करूं, अगर हाइड्रोजन की बात करता हूं तो H अल्फा लाइन की बात कर, तो फर्स्ट लाइन में N1 बराबर तो 1 होगा और N2 बराबर 2 होगा। ये सबसे कम एनर्जी रेंज, तो डेल्टा ई की वैल्यू सबसे कम, इसलिए इसमें जो लैम्डा आपको प्राप्त होगा, ई कम है तो लैम्डा मैक्सिमम प्राप्त, अधिकतम लैम्डा। अच्छा, मैं लास्ट लाइन की बात करता हूं, तो N1 बराबर तो 1 ही होगा, N2 बराबर आप इंफिनिटी अनंत कर लेंगे। ये सब सर्वाधिक मात्रा में एनर्जी होगी, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, डेल्टा ई का मान सबसे ज्यादा, तो डेल्टा ई का मान सबसे ज्यादा होगा तो लैम्डा हमको मिनिमम प्राप्त। तो पूछा जाता है कभी कभी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में लैम्डा मैक्सिमम बताइए, लैम्डा मिनिमम बताइए। तो जिस लाइन में पूछ रहा है उसका जो सबसे छोटा एनर्जी गैप है उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम हो, और जो सबसे बड़ा एनर्जी गैप है उसके लैम्डा मिनिमम। समझ में आता है भाई? एनर्जी ई बराबर क्या होती है? ई बराबर एच न्यू, न्यू बराबर सी बाई लैम्डा। तो एनर्जी ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी। इस बात को ध्यान, मैं एक और ले लेता हूं। मान लीजिए मैं बामर सीरीज की बात करूं, ठीक है। अब मैंने मैक्सिमम और मिनिमम वाली तो बात बता दी, अब दो एक बातें और बता देता हूं। जैसे लाइन पूछेगा फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, जैसे मैं बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन की बात करूं तो N1 बराबर 2 हो जाए तो N2 बराबर 3 हो जाए। मैं बामर सीरीज की सेकंड लाइन की बात, N1 तो 2 ही होगा, N2 बराबर 4 हो जाए। बामर सीरीज की थर्ड लाइन की बात, तो N1 तो क्या होगा बेटा 2, N2 बराबर क्या हो जाएगा 5। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है आपसे कि किसी में भी आपको कह देगा कि
n बराबर 6 से n बराबर 1 पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बताओ। तो अगला क्वेश्चन आपसे आएगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, तो चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या। अब स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या निकालनी है आपने, तो केस नंबर 1, केस नंबर 1, यदि इलेक्ट्रॉन सीधे n बराबर 1 पर पहुंचता तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बराबर n इंटू n माइनस 1 बाई। मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूं कि 6 से डायरेक्टली 1 पर आ रहा, n बराबर 6 से n बराबर 1 पर आ, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बराबर हो जाएगा 6 इंटू 5 बटा 2, क्योंकि 6 माइनस 1 5, दैट इज इक्वल टू 50। टोटल 15 स्पेक्ट्रल लाइनें हमको प्राप्त। लेकिन मान लो इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 को छोड़ के किसी और जगह पहुंच रहा, केस नंबर 2, केस नंबर 2, चलो पेन चेंज कर लेता हूं। मान लीजिए मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन सीधे n बराबर 1 पर नहीं पहुंच रहा। मान लीजिए आपसे कहते हैं n बराबर 7 से n बराबर 2 पर आ रहा, तो आप क्या करो, ठीक है निकाल लेते। फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बराबर n2 माइनस n1, 7 से 2 पर आ रहा है 7 माइनस 2 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1, n1 छोटा वाला n2 बड़ा वाला, बाई। मेरी बात समझ में आ गई नहीं? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि n बराबर 6 से इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 पर आ रहा, तो जरा निकाल लीजिए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। 6 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 2 प्लस 1 बाई 2, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 2 4 प्लस 1 5, 5 4 या 20, 20 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 10। 10 स्पेक्ट्रल लाइनें प्राप्त। ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार या तो आपको लैम्डा मिनिमम पूछेगा, लैम्डा मैक्सिमम पूछेगा, या आप लोगों को लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम का कोई रिलेशन पूछ लेगा, या हाइट बामर श्रेणी की तृतीय रेखा के लिए बताइए, इस तरीके का पूछ ले। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करो और आंसर निकाल दो, कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा। 1/r की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम रखना, आपको आसानी से जो है कैलकुलेशंस हो जाएंगी, काटने पीटने में ज्यादा देर नहीं। यहां तक हम लोगों ने बोर मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात की। बेटे बोर का मॉडल काफी कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें थी जो बोर के मॉडल में एक्सप्लेन नहीं हो पा रही। और दूसरी बात यह थी कि हम लोगों ने विज्ञान में काफी ज्यादा मात्रा में आविष्कार कर दिए।
वैज्ञानिक आविष्कार की मैं बात करूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि डी ब्रोगली नाम के वैज्ञानिक ने जिस प्रकार लाइट का डुअल नेचर आइंस्टीन ने हमको समझा दिया था कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, कण तथा तरंग, उसी तरीके से डी ब्रोगली नाम के वैज्ञानिक अपना एक सिद्धांत लेकर आए और उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक कण की भी द्वैत प्रकृति, प्रत्येक मटेरियल पार्टिकल में वेव और पार्टिकल नेचर दोनों ही, मतलब द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो हेडिंग डालिए डी ब्रोगली इक्वेशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर, हिंदी में कह सकते हैं द्रव्य, द्रव नहीं, द्रव्य, मैटर, द्रव्य की द्वैत प्रकृति। एंड डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य में कण तथा तरंग दोनों प्रवृत्तियां पाई जाती, प्रवृत्तियां पाई जाती। उनके अकॉर्डिंग द्रव्य कैसा भी माइक्रोस्कोपिक हो सकता है, मैक्रोस्कोपिक हो सकता है, और सभी में कण और तरंग दोनों प्रवृत्तियां। इसको समझाने के लिए वो ये कहते हैं कि प्लांक कहते हैं एनर्जी E बराबर h और आइंस्टीन कहते हैं एनर्जी E बराबर mc²। ये है प्लैंक और ये है आइंस्टीन। कहते दोनों तो ऊर्जाएं हैं, समान कर दो। तो वो डी ब्रोगली कहते हैं h न्यू बराबर mc², न्यू बराबर c बाई लैम्डा। तो h इंटू सी बाई लैम्डा बराबर mc²। इससे ये c कट गया, लैम्डा उधर ले जाओ तो लैम्डा बराबर आ जाएगा h अपॉन mc, जहां c वेलोसिटी ऑफ लाइट, यहां c बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट। यदि c को v वेलोसिटी ऑफ मटेरियल पार्टिकल द्वारा रिप्लेस किया जाए, रिप्लेस मतलब उसकी जगह ये लगा देते हैं, तो क्या लैम्डा बराबर h अपॉन एम भी नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कंपेयर ही तो कर रहे हो आप तरंग और कण को। ये उनका इक्वेशन आ गया, लैम्डा बराबर h अपॉन एम। बेटा आप फिजिक्स में जानते हो एम बी मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम का है, तो एक फॉर्मूला और आ गया, लैम्डा बराबर h अपॉन स्मॉल p। स्मॉल p मोमेंटम या संवेग को कहते, ये भी फार्मूला आ गया। दोनों ही फॉर्मूले सेम चीज बता रहे, बस मैंने एम बी को p लिख दिया है। अब जरा थोड़ी सी बात कर लेते, हमारे पास है
लैम्डा बराबर h/mv। कहने का मतलब अगर m इंक्रीज करेगा तो लैम्डा डिक्रीज, और अगर m डिक्रीज करेगा तो लैम्डा इंक्रीज। ये क्या बता, कहता है प्रत्येक कण में कण और तरंग, प्रत्येक द्रव्य में कण और तरंग दोनों प्रवृत्तियां होती हैं, लेकिन लैम्डा आपको दिखाई देगा या नहीं देगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि मास। सीधी सीधी बात है कि डी ब्रोगली समीकरण वैलिड तो हर एक पर है, लेकिन महत्वपूर्ण सिर्फ उन्हीं पर है जिनका द्रव्यमान बहुत कम है। डी ब्रोगली समीकरण का महत्व सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए है, मैक्रोस्कोपिक के लिए नहीं, क्योंकि अगर मास बढ़ेगा तो लैम्डा का मान बहुत कम हो जाएगा, इसलिए मास बहुत कम होना चाहिए। तो डी ब्रोगली समीकरण इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत बढ़िया काम करेगा, लेकिन एक क्रिकेट की गेंद, एक एरोप्लेन, इनके लिए काम करता हुआ आपको दिखाई नहीं, काम नहीं करेगा ऐसा नहीं, वैलिड तो दोनों पर है। ये दोनों पॉइंट मैं लिख के दे रहा हूं, ये बच्चे कंफ्यूज करते हैं। देखो पहली बात मैं लिख रहा हूं, डी ब्रोगली इक्वेशन इज वैलिड, मान्य है ऑन ऑल पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। बड़े हों या छोटे, मान्य तो सबके लिए, लेकिन महत्व किनके लिए रखता है? तो लिखिए डी ब्रोगली इक्वेशन is only significant for macroscopic objects, or sorry, microscopic objects, microscopic objects। मास जितना छोटा होगा लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बहुत छोटे पार्टिकल के लिए तो वैलिड। चलिए भैया, तो इसका मतलब कि अगर ये नाभिक है और बोर ये कह रहे हैं कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा के वृत्तीय पथ में गति कर रहा है जिसे ऑर्बिट कहा जाएगा, ये बात गलत है। बोर ऑर्बिट गलत कॉन्सेप्ट है, तो सही कॉन्सेप्ट क्या है? कहता है कि अगर ये नाभिक है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, लेकिन एक परफेक्ट पाथ पे नहीं। तो कहा कैसे गति कर रहा है? कहता है ऐसे गति कर रहा है, ऐसे। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है, और वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना महत्तम है उसे ऑर्बिटल कहें। वह क्षेत्र जहां
इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना महत्तम है। यहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना महत्तम है, उसे ऑर्बिटल कहा जाए। तो इसका मतलब बोर का ऑर्बिट कॉन्सेप्ट गलत हो गया और डी ब्रोगली का ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट सही। बोर के ऑर्बिट कॉन्सेप्ट को डी ब्रोगली के ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया और कह दिया गया कि नहीं, ये जो बोर का ऑर्बिट है यह बात गलत है, कोई एक निश्चित पथ नहीं है जहां गति कर रहा है, एक निश्चित रेखा नहीं है, एक निश्चित क्षेत्र है जिस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना महत्तम हो जाएगी। मैं इसको हाईलाइट किए दे रहा हूं, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना महत्तम हो जाएगी उसे ऑर्बिटल कहूंगा, जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इसका मतलब नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित ऊर्जा के पथ में घूम रहा है। बोर का यह सिद्धांत गलत साबित। चलिए भैया आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा इस इक्वेशन को और आगे बढ़ा लेते हैं जिससे कि कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। देखिए हमारे पास था लैम्डा बराबर h/m, ठीक। बेटे इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगी और हम जानते हैं कि हाफ mv² बराबर काइनेटिक एनर्जी। तो मैं कह सकता हूं v बराबर 2ke/m का अंडर रूट, यहां से निकल इस v को यहां रखो तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी h/m बाहर, v की जगह मैंने रख दिया 2ke काइनेटिक एनर्जी बाई m, m इज द मास, m से m कट गया, एक m अंदर आ गया, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई h/√2 ke इंटू m। इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और लैम्डा के बीच में एक संबंध स्थापित हो गया, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी किसी पोटेंशियल से ही तो दोगे, तो चलो देते हैं। भाई के ई बराबर क्यू इंटू बी, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h/√2q इंटू बी इंटू। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताया दे रहा हूं एक फॉर्मूला कि अगर अधिकतर इलेक्ट्रॉन के लिए पूछता है तो अगर इलेक्ट्रॉन के लिए पूछे तो उसके लिए फॉर्मूला लगाओ √150/b और ये एंगस्ट्रॉन में आ गई। समझ में आता नहीं है, लैम्डा ही तो निकालो, ये वैल्यू एंगस्ट्रॉन में। जैसे आपसे पूछे कि 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा रहा है, तो 1.5 नीचे लिख दीजिए, पॉइंट ऊपर चला के 100 हो जाएगा और 15 से 15 कट जाएगा, √100 का मान 10 आ जाएगा, तो 10 एंगस्ट्रॉन लैम्डा आ जाएगी उस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर बेटे इस तरीके से हम लोग जो है वैल्यू जो है लगा के अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग जो है h की वैल्यू, k, m ये सब वैल्यूज दी जाएंगी, कोई एक हमको कैलकुलेट करनी होगी तो वो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।
और अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है पोटेंशियल का क्वेश्चन आ जाए इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, तो डायरेक्टली आप लगा दीजिए अंडर रूट 150 बाई रूट। क्लियर? चलिए, इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने न्यूक्लियर साइंस में या एटॉमिक साइंस में तहलका मचा, जिनका नाम था हाइजेनबर्ग। और हाइजेनबर्ग ने, ये दोनों साथ साथ ही थे, डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग लगभग साथ के ही वैज्ञानिक हैं। मैं ये कहूंगा कि हाइजेनबर्ग ने बहुत पुख्ता प्रमाण दिए कि हर द्रव्य में कण प्रकृति भी है और तरंग प्रकृति, और उनके प्रमाणों को ठुकराना संभव नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा कि हाइजेनबर्ग के आने के बाद ही परमाणु बम का आविष्कार शुरू। हाइजेनबर्ग जर्मनी का वैज्ञानिक, इसने जो एक्सपेरिमेंट्स किए वो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक मतलब साइंस को बहुत आगे तक ले जाने वाले थे। कंस्ट्रक्शन की तरफ तो नहीं, लेकिन डिस्ट्रक्शन की तरफ तो तुरंत ही ले गए। 1912 या 13 की में हाइजेनबर्ग अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, और 1938 में तो हमने एटम बम फोड़ दिया। तो इसका मतलब है हाइजेनबर्ग, मैं ये कहूंगा हाइजेनबर्ग की जो डिस्कवरीज थी वो एटम के बारे में बहुत सटीक, बहुत जबरदस्त। और अमेरिका में ओपनहेवर नाम के वैज्ञानिक ने उसका पूरा प्रयोग किया और एटम बम बना दिया। ये हाइजेनबर्ग का आविष्कार था। हाइजेनबर्ग ने एटम के बारे में जो चीज बताई वो बहुत ही आगे की थी। मतलब उस समय जो बताई, मैं ये कह सकता हूं वहां से 100 साल आगे की नॉलेज उन्होंने हमको उसी समय दी। तो चलिए हाइजेनबर्ग के बारे में बात करते हैं। हाइजेनबर्ग क्या कहना चाहते हैं? हेडिंग है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अब हिंदी की स्पेलिंग देख लेना तुमको। अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता का सिद्धांत। चलिए बात करते हैं। किसी कण की बात की जाए, वो ये कह रहा है किसी भी कण, और यहां दोनों बातें लिखी, माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक। बच्चों को अधिकतर ये कंफ्यूजन होता है कि ये सिद्धांत सिर्फ माइक्रोस्कोपिक के लिए वैलिड है। वैलिड तो दोनों के लिए। ये बात अलग है कि आपको दिखाई नहीं देता, आपके लिए महत्व नहीं, ये बात बिल्कुल वैलिड तो दोनों की। किसी भी कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ, मतलब एक ही समय पर यथार्थ निर्धारण संभव नहीं। संभव नहीं मतलब डेल्टा एक्स
इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। अच्छा सॉरी, डेल्टा वी नहीं, डेल्टा पी। पी को मैं भी चेंज करूंगा बेटा, पी यहां मैं लिख देता हूं, डेल्टा एक्स स्थिति में अनिश्चित, स्थिति में अनिश्चित, और डेल्टा पी संवेग में अनिश्चित, संवेग में अनिश्चित। चलिए थोड़ी सी बात आगे कर लेते। डेल्टा एक्स, पी को चेंज करो तो m इंटू डेल्टा वी, और m को मैं उधर ले जाऊं तो h अपॉन 4 पाई इंटू 1 अपॉन, बेटा ये फार्मूला है, मतलब यहां पर डेल्टा वी क्या है, वेग में अनिश्चित, वेग में अनिश्चित। एक साथ यथार्थ निर्धारण नहीं कर सकते। मैं मतलब यदि आप स्थिति निश्चित करोगे तो संवेग अनिश्चित हो जाए, यदि आप संवेग निश्चित करोगे मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट करोगे तो स्थिति अनिश्चित होगी। हाइजेनबर्ग भी इसी बात को समझाते हैं कि मास पर डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। देखो जरा ध्यान से, डेल्टा एक्स और डेल्टा वी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मास बढ़ेगा तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी ये दोनों अनिश्चितताएं घटेंगी। तो यदि इलेक्ट्रॉन है बहुत छोटा है, मास बहुत कम है, तो उसमें दोनों अनिश्चितताएं अच्छी खासी मात्रा में उपस्थित हैं। आपको समझ में आए, तरंग प्रकृति की बात कर रहा है। लेकिन अगर मास बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे क्रिकेट की गेंद और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम, तो उसमें डेल्टा एक्स डेल्टा वी दोनों बढ़िया आपको समझदारी समझ में आ जाए। लेकिन अगर क्रिकेट की गेंद है तो उसका मास बहुत ज्यादा, 200 ग्राम, इतना ज्यादा अगर मास है। अब आपको सर 200 ग्राम कोई ज्यादा मास है? हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में देख, इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। इसके रिस्पेक्ट में तो 200 ग्राम बहुत ज्यादा। तो अगर इतना मास है तो आपको क्रिकेट की गेंद तरंग गति करते हुए आपको नहीं दिखाई देगी। कर रही है? हाँ कर रही है। लैम्डा का मान बहुत कम है भाई, आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, उसमें जो हाइजेनबर्ग क्या, तो क्या क्रिकेट की गेंद के लिए भी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत लागू होता है? लागू तो होता है। कार्य करता है? कार्य भी करता है। तुमको नहीं दिखाई दे, ये तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी, उसकी नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो ये कह रहा है, यहां पर भी यही बात कही जा सकती है कि हाइजेनबर्ग का सिद्धांत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सिग्निफिकेंट है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सिग्निफिकेंट। यहां से भी आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिलेंगे, जिसमें आपको डेल्टा एक्स या डेल्टा वी कोई एक निकलवाएगा, बाद बाकी चीजें आपको वैल्यूज देगा, आप डायरेक्ट कैलकुलेट करके इसको भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक ही चीज बच गई है, जिसका नाम है क्वांटम अंक या क्वांटम संख्या, और उसको मैं आप लोगों को कल अपने लेक्चर में पढ़ाऊंगा। क्वांटम अंक, क्वांटम संख्या। मिलते हैं बेटा आपसे।